आज देश में अरावली पहाड़ियों को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अरावली को बचाने की मांग को लेकर लड़ाई अब सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है। लेकिन सरकार कह रही है डेवलपमेंट जरूरी है और पर्यावरण कार्यकर्ता कह रहे हैं अरावली बचाओ। लेकिन इस पूरी बहस में एक बुनियादी सवाल जानबूझकर गायब है कि आखिर विकास की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अरावली भूजल रिचार्ज करती है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, धूल और गर्म हवाओं को रोकती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अरावली कमजोर हुई तो उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन सरकार अब अरावली की नई परिभाषा लेकर आई है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% हिस्सा अब कानूनी सुरक्षा से बाहर है। और सुरक्षा हटते ही क्या होता है? जमकर खनन, रियल एस्टेट, सड़कें, फैक्ट्रियां, कंक्रीट बिछेंगी। सरकार कहती है कि विकास नहीं होगा तो जनता चिल्लाएगी, और ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन असली सवाल है जनता को विकास की इतनी जरूरत पड़ ही क्यों रही है? जवाब बहुत सीधा है, अधिक मानव आबादी। और जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा जरूरतें, जितनी ज्यादा जरूरतें उतना ज्यादा निर्माण, जितना ज्यादा निर्माण उतना ही ज्यादा जंगलों और पहाड़ों का सफाया। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। करोड़ों लोग मतलब करोड़ों मकान, लाखों बच्चे मतलब स्कूल और कॉलेज, बीमार लोग मतलब अस्पताल, नौकरी चाहिए मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मिडिल क्लास ड्रीम मतलब मॉल, हाईवे, फ्लाईओवर्स। अब एक सीधा सवाल है, इन सबके लिए जमीन कहां से आएगी? क्या ये सब आसमान में बनाए जाएंगे? नहीं, जमीन जंगल से ही निकलेगी, पहाड़ से ही निकलेगी, अरावली, हसदेव जैसी जगहों से ही निकलेगी। इसलिए सिर्फ पेड़ लगाओ कहना एक अधूरा और झूठा समाधान है। हर साल देश में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से आधे से भी आधे पेड़ नहीं बचते हैं, क्योंकि जमीन नहीं है, पानी नहीं है, जगह नहीं है पर्याप्त। हर जगह इंसान पहले से मौजूद है। और दूसरी तरफ हर साल लाखों पेड़ विकास के नाम पर काट दिए जाते हैं। एक तरफ सिंबॉलिक प्लेनेटेशन है, दूसरी तरफ रियल डिस्ट्रक्शन। ये इम्बैलेंस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जड़ पर बात नहीं करेंगे। चलिए अब थोड़ा डेटा समझते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 कहती है देश के 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। लेकिन आज हकीकत यह है कि भारत में सिर्फ लगभग 24% क्षेत्र में ही वन बचे हैं, और इसमें भी सघन वन सिर्फ करीब 12% है। यानी हम पहले से ही एनवायरमेंटल डेफिसिट में हैं। और फिर भी हम हर साल करोड़ों नई जिंदगियां जोड़ रहे हैं, यानी करोड़ों बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हर नया जन्म मतलब एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा जमीन, एक्स्ट्रा ऊर्जा। अब कुछ लोग कहते हैं कि चीन में भी तो बहुत आबादी है, वहां तो देश बड़ा अच्छा चल रहा है। तो चलिए अब चीन की भी बात कर लेते हैं। हाँ, चीन में भी बहुत बड़ी आबादी है, और सच ये है कि चीन का पर्यावरणीय हाल बहुत खराब रहा है। वहां का हवा का पॉल्यूशन, पानी की कमी, नदियों का जहरीला होना, ये सब दशकों से बड़ी समस्याएं रही। चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की। कुछ शहरों में सुधार भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद वहां का एयर पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस और इकोलॉजिकल डैमेज गंभीर मुद्दे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ज्यादा आबादी प्लस तेज विकास बराबर भारी पर्यावरणीय दबाव। चाहे देश भारत हो या चीन हो, चीन का एग्जाम्पल ये नहीं सिखाता कि ज्यादा आबादी कोई समस्या नहीं है। चीन का एग्जाम्पल ये सिखाता है कि बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगने के बाद भी ओवर क्राउडेड सोसाइटी में पर्यावरण संभालना बेहद मुश्किल होता है। अब आइए दूसरी तरफ उन देशों को देखिए जहां पॉपुलेशन कम है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, कनाडा, इन जैसे देशों में क्या कॉमन है? यहाँ जंगल बचे हुए हैं, हवा साफ है, पानी पीने लायक है, सिटीज ओवर क्राउडेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ अब भी एग्जिस्ट करता है। क्या वहां की सरकारें फरिश्ते हैं? नहीं। क्या वहां के लोग सुपर ह्यूमन है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉपुलेशन मैनेजेबल है। जब लोग कम होते हैं सरकार प्लानिंग कर पाती है, रिसोर्सेज पर पर्सन ज्यादा होते हैं, और नेचर को ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। कम आबादी बराबर कम प्रेशर बराबर कम डिस्ट्रक्शन। अब कुछ लोग तुरंत कहते हैं कि लेकिन कुछ कम आबादी वाले देश भी पॉल्यूशन करते हैं। हाँ, करते हैं, अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो,
बहुत ग्रीडी हो, अगर फॉसिल फ्यूल पर निर्भर हो। लेकिन फिर भी एक बड़ा फर्क रहता है कि कम आबादी वाले देशों के पास चॉइस होती है, चॉइस टू स्टॉप, चॉइस टू रिवर्स डैमेज, चॉइस टू प्रोटेक्ट नेचर। भारत जैसे ओवर क्राउडेड देश के पास चॉइस नहीं बचती है। यहाँ हर डिसीजन इमरजेंसी बन जाता है, हर जंगल संभावित रियल एस्टेट बन जाता है, हर पहाड़ संभावित खनन बन जाता है, हर नदी संभावित एक नाला बन जाती है। अरावली इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। भारत आज दुनिया में आबादी में नंबर 1 है, लेकिन हम आबादी पर बात करने से डरते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा भगवान की देन है, बच्चा अल्लाह की देन है, एक बेटा तो चाहिए, एक बच्चा तो चाहिए, बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि धरती का सहारा कौन बनेगा। जलवायु परिवर्तन कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेजेंट पनिशमेंट है। भयंकर गर्मी, भयानक बाढ़, सूखा, बीमारियां, महामारी, ये सब वार्निंग नहीं है, रिजल्ट है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा है। और कंजम्पशन क्यों बढ़ा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा हिंसा, जमीन के लिए झगड़े, पानी के लिए लड़ाइयां, संसाधनों के लिए युद्ध, महिलाओं पर बढ़ती हिंसा, ये सब ओवर क्राउडेड सोसाइटी के सिम्टम्स हैं। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर आबादी कंट्रोल होती तो क्या अरावली को काटने की जरूरत पड़ती? क्या सरकार को जंगल काटने पड़ते? नहीं। लेकिन ये बात बोलना पॉलिटिकली रिस्की है। धर्म मजहब नाराज हो जाते हैं, सोसाइटी नाराज हो जाती है, वोटर्स नाराज हो जाते हैं। पेड़ लगाओ कहना सेफ है, लेकिन पॉपुलेशन कम करो कहना डेंजरस है। लेकिन सच यही है कि जब तक आबादी कम नहीं होगी, एनवायरमेंट बचना असंभव है। ये एंटी ह्यूमन नहीं है, ये प्रो प्लेनेट है। आज के समय में बच्चा पैदा करना पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल डिसीजन भी है। हर बच्चा एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट है, हर बच्चा धरती पर नया दबाव है। ये बात कड़वी है लेकिन साइंटिफिक है। अगर सच में अरावली और अन्य बची हुई प्राकृतिक जगहें बचानी है, अगर सच में क्लाइमेट क्राइसिस रोकना है, तो सिर्फ पेड़ लगाने से आगे सोचना होगा, कम कंज्यूम करना होगा, कम रिप्रोड्यूस करना होगा, धरती की कैपेसिटी को समझना होगा। धरती असीमित नहीं है, धरती कोई मशीन नहीं है, धरती अब जवाब दे रही है। बाढ़ उसके आंसू हैं, गर्मी उसका गुस्सा है, बीमारियां उसका डिफेंस सिस्टम है। और हम अब भी कह रहे हैं कि एक बच्चा तो बनता है। अगर सच में एनवायरनमेंट की चिंता है हमें, तो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल एक्शन यही है कि बच्चे पैदा करना बंद करें। यही अरावली को बचाने का, यही क्लाइमेट क्राइसिस रोकने का सबसे ईमानदार रास्ता है। इस मुद्दे पर भी मैंने अपनी किताब नाजन्म क्रांति में एक चैप्टर में डिटेल से लिखा है। आप किताब पढ़ सकते हैं। किताब का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चे पैदा न करना जड़ से समाधान है, पर अभी वर्तमान में इसी वक्त सबसे जरूरी है सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना और अनियंत्रित विकास पर ब्रेक लगाना। अरावली जैसे इको सेंसिटिव इलाकों में माइनिंग, रियल एस्टेट और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए और विकास पहले से खराब हो चुकी अर्बन जमीन पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। साथ ही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को डर या जबरदस्ती नहीं, बल्कि एजुकेशन, अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड फ्री या सिंगल चाइल्ड फैमिलीज को इंसेंटिव्स देकर प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट का चुनाव भी सीधे पर्यावरण पर असर डालता है। मांस और डेयरी उत्पादों का उत्पादन भारी मात्रा में पानी और जमीन ऊर्जा खर्च करता है और इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 1 किलो बीफ का उत्पादन करने के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी और बड़ी संख्या में जानवरों का चारा चाहिए होता है। वहीं 1 किलो दूध के लिए भी लगभग 1,000 लीटर पानी लगता है। पशुपालन के लिए जंगलों की कटाई और जमीन का अधिक उपयोग भी होता है, जिससे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कम होता है और पर्यावरणीय दबाव बढ़ता है। इसलिए अगर सच में पर्यावरण को बचाना है तो नॉन वीगन लाइफस्टाइल को बंद करना होगा और अधिक वीगन विकल्प अपनाने होंगे, जैसे पौधों पर आधारित आहार, डेयरी फ्री और मीट फ्री खाना न केवल पानी और ऊर्जा और जंगलों की बचत करेगा, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करेगा। यही छोटे छोटे बदलाव जमीनी स्तर पर बड़ा असर डाल सकते हैं और प्रकृति को ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा कंजम्पशन कम करना भी उतना ही जरूरी है। बड़ी गाड़ियां, ओवर कंस्ट्रक्शन, फास्ट फैशन और वेस्टफुल लाइफस्टाइल छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्मॉल होम्स और लोकल रिसोर्सेज अपनाने होंगे। हर सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ इकोनॉमिक फायदा नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी ईमानदारी से गिना जाए और जहां नुकसान ज्यादा हो वहां प्रोजेक्ट रोका जाए। ये सारे कदम अभी लिए जा सकते हैं।
लेकिन सच यही है कि लॉन्ग टर्म में ये तभी दिखेंगे जब आबादी का दबाव कम होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आज हमने समस्या की जड़ को भी समझा और उसके सॉल्यूशन की बात की, जो कि शायद ही कोई करता है। सिर्फ सतही समाधान से समस्या हल नहीं होती है, जड़ से समाधान जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।